नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री ने किया अभिनंदन। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत। रणनीतिक रक्षा सहयोग पर बनी सहमति। इंफ्रा, स्पेस, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा पर समझौते। 2030 द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का भाजपा अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ। मंगलवार को होगा औपचारिक ऐलान। भाजपा दफ्तर पर होगा भव्य अभिनंदन। विकसित भारत जी राम जी कानून पर कांग्रेस के रवैये पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की खरी खरी। कहा, कानून मनरेगा के चलते फैले भ्रष्टाचार के तंत्र का करेगा सफाया। कांग्रेस को दी देश को गुमराह करने से बाज आने की सलाह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। रणनीतिक साझेदारी की मजबूती पर विशेष जोर। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का किया समर्थन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश। सूची लगने के 10 दिन के भीतर पेश किए जा सकते हैं दस्तावेज। मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में फाड़े गए फॉर्म 7। भाजपा ने टीएमसी पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। और ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद ईयू की गुरुवार को आपात बैठक। कड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जर्मनी और फ्रांस। ब्रिटेन का बातचीत से मामला सुलझाने पर जोर। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार से जुड़े बड़े फैसले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा भले ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन इसमें मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। राष्ट्रपति जायद अपने परिवार और शीर्ष मंत्रियों अधिकारियों के साथ नई दिल्ली पहुंचे तो स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पीएम आवास पर हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े निर्णय किए गए। रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने, अंतरिक्ष उद्योग विकास और वाणिज्यिक सहयोग पहल, गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र का विकास और खाद्य व्यापार सहयोग के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारण में सहयोग पर सहमति बनी। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े बड़े कदम के तौर पर यूएई से भारत के लिए 5 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एलएनजी आपूर्ति का फैसला हुआ। ये समझौता 10 वर्षों के लिए है। अब यूएई भारत को एलएनजी आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना, 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य, द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा, गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूएई कंपनियों के कार्यालय और परिचालन, डिजिटल डेटा दूतावास की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाना और अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा इस दौरे की उपलब्धियां रहीं। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने आतंक के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। साथ ही कहा कि आतंक का वित्त पोषण, उसकी योजना बनाने, समर्थन करने या आतंकी वारदात अंजाम देने वालों को किसी देश को सुरक्षित पनाह नहीं देनी चाहिए। पश्चिम एशिया के हालात की चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने शांति स्थिरता का समर्थन किया। पीएम ने अतिथि राष्ट्रपति को गुजरात का शाही नक्काशीदार लकड़ी का झोला भेंट किया। राष्ट्रपति जायद और शेखा फातिमा बिनते मुबारक को अलंकृत चांदी के डिब्बे में पश्मीना शॉलें भी उपहार में दी गईं। शेख फातिमा को
कश्मीरी केसर भी भेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत दौरे को लेकर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही गुजरात के धुलेरा में एक विशेष निवेश क्षेत्र के विकास के लिए भी आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। We will look to setting up new launch complexes, satellite fabrication facilities, joint missions, space academy, and training centers. A letter of intent was signed on the UAE's participation in the development of special investment region in Dholera in Gujarat. This is a mega partnership initiative that will look at the establishment of an international airport, a pilot training school, an MRO facility, a greenfield port, a smart urban township, as well as projects related to railway connectivity and energy infrastructure. The UAE has always been a premier energy partner for India, and therefore building on this comprehensive energy partnership, a long-term agreement for the supply of 0.5 million metric tons of LNG. पीढ़ी को कमान सौंपने के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। न्यू जनरेशन को पार्टी की कमान सौंपने के लिहाज से कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी अध्यक्ष के रूप में नामांकन दाखिल किया। उनके प्रस्तावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल रहे। नितिन नवीन के सभी 37 नामांकन पत्र वैध पाए गए और उनके खिलाफ किसी ने नामांकन नहीं किया। अब नितिन नवीन के नाम का ऐलान होना ही बाकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। बिहार से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नितिन नवीन के सामने अब राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने की चुनौती होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची में अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नाम शामिल रहे हैं। अब इस सूची में नितिन नवीन का नाम जुड़ने जा रहा है, जो पार्टी के लिए पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। 5 बार के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का सोमवार को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ। बतौर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। बहुत ही यंग लीडरशिप को पूर्वी भारत से पार्टी का दायित्व संभालने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आगे आने वाले समय में लक्ष्य है, पूर्वी भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में काम करना, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। जो हमारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। बूथ स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर में हमारा अंतिम जो हम लोकतंत्र की पर्व कहते हैं, सबसे बड़ा इतिहास में यहाँ हो रहा है। नितिन नवीन जी को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। राजनीतिक सफर की बात करें तो नितिन नवीन ने कम उम्र में ही राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2010 से वे लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे हैं और 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत हासिल कर लगातार 5 बार विधायक चुने गए। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी वे संभाल चुके हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपी गई और आखिरकार उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली। मंगलवार को बीजेपी में नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी तय है। ऐसे में युवा नेतृत्व, जमीनी राजनीति के अनुभव के जरिए बीजेपी में नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना संगठनात्मक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का नया अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे।
क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ नितिन नवीन का ही किया गया है। ऐलान मंगलवार को औपचारिक तौर पर तब किया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर पर एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। कैमरामैन मुकेश और अपने सहयोगी कुमार दत्ता, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा में संगठन पर्व 2024 के अंतर्गत संविधान सम्मत, पारदर्शी और लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति हो रही है। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के संगठन को सशक्त करने का अभियान निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियों में कुल 10,70,462 बूथों में से 7,88,197 बूथ अध्यक्षों का निर्वाचन पूर्ण हो चुका है। साथ ही 89,47,845 बूथ समिति सदस्य गठित किए गए हैं। इस स्तर पर 74% प्रगति हासिल हुई है। युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 45 वर्ष से कम आयु की पात्रता तय की गई। कुल 17,743 मंडलों में से 16,469 मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन पूर्ण हुआ है, जो 93% प्रगति को दर्शाता है। कुल 1,036 जिलों में से 978 जिलों में जिला अध्यक्ष को निर्वाचन संपन्न हो चुका है। इस स्तर पर 94% प्रगति प्राप्त हुई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 1 और 2 विधानसभा क्षेत्रों के समूहों से एक प्रदेश परिषद सदस्य का निर्वाचन किया गया। निर्धारित 6,384 में से 4,932 प्रदेश परिषद सदस्यों का निर्वाचन पूर्ण हुआ है, जिसकी 80% प्रगति हुई है। कुल 37 संगठनात्मक प्रदेशों में से 30 प्रदेशों में संगठनात्मक निर्वाचन पूर्ण किया जा चुका है, जिससे 81% प्रगति दर्ज की गई है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 1 और 2 लोकसभा क्षेत्रों के समूह से एक राष्ट्रीय परिषद सदस्य का निर्वाचन किया गया। निर्धारित 815 में से 741 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का निर्वाचन पूर्ण हुआ। ये 92% प्रगति को दर्शाता है। ये पूरी प्रक्रिया भाजपा की संगठनात्मक मजबूती, आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासित कार्य संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की दिशा में ये एक सशक्त, पारदर्शी और ऐतिहासिक कदम है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि जी राम जी के माध्यम से ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा फायदा होने वाला है, जबकि मनरेगा के चलते भ्रष्टाचार का एक तंत्र बन गया था। श्रमिकों के रोजगार के लिए बनी विकसित भारत जी राम जी योजना पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा जारी की गई चिट्ठियां और वीडियो झूठ और भ्रम फैलाने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए हैं और अब झूठ की दुकान और फरेब की फैक्ट्री चला रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है कि नए कानून के तहत केवल चुनिंदा पंचायतों को ही काम मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि यह कानून देश की हर ग्राम पंचायत पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरी छीने जाने की बातें पूरी तरह झूठी हैं और अगर मजदूरी देने में देरी होती है तो अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया हमने। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा और कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के 2 वीडियो उन्होंने देखे हैं जिनमें असली लोग नहीं बल्कि एआई से जनरेट किए गए चेहरे दिख रहे हैं। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने की साजिश बताया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करते हुए कहा कि मनरेगा में कांग्रेस ने जो अधिकार दिया था वह केवल कागजी अधिकार था, जबकि नया जी राम जी कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरह का झूठ और भ्रम फैलाना शोभा नहीं देता और इससे कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं बल्कि और खोखली होती जा रही हैं। नोटिफाइड एरिया
राहुल जी समझना चाहिए कानूनी शब्द है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बाहर किया जाएगा। तो मजदूरों को कह रहे हैं कि आपकी मजदूरी छीनी जा रही है। बा खड़गे साहब, बा राहुल बाबा, 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, मजदूरी छीनी जा रही है। बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान कर रहे हैं, छीनी जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और विकसित भारत जी राम जी कानून से 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी, जो ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि SC ST महिलाएं, दिव्यांग और गरीब हमारी प्राथमिकताएं हैं और इन्हें रोजगार देना उनकी प्रतिबद्धता है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नए कानून के अंतर्गत देश के कुछ चुनिंदा गांवों में ही लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। हालांकि PIB ने इस वायरल पोस्ट की वास्तविकता की पड़ताल की है। PIB के अनुसार ये दावा बिल्कुल भ्रामक है। विकसित भारत जी राम जी कानून में देश के सभी गांवों के लिए समान अवसर हैं। ये कानून किसी भी गांव या विशेष राज्य के साथ भेदभाव नहीं करता। पश्चिम बंगाल में जारी SIR की प्रक्रिया को लेकर कानूनी और सियासी लड़ाई और तेज हो गई है, जहां TMC के नेता लगातार अलग अलग इलाकों में इस प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित सरकारी कर्मचारियों पर हमले भी कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इस प्रकार के हिंसक विरोध पर मौन है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में कट गया है, उनके नाम प्रकाशित करके उन्हें एक और मौका देने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं। इस बीच भाजपा और TMC के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में SIR और लचर शासन व्यवस्था को लेकर सियासी बवाल जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर सुनवाई करते हुए ड्राफ्ट लिस्ट में जगह न पाने वाले लोगों को एक और अवसर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम सार्वजनिक करने को कहा, जिन्हें उनसे जुड़ी जानकारी पर संदेह के आधार पर ड्राफ्ट लिस्ट में जगह नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि ये नाम पंचायत भवन, तहसील कार्यालय या वार्ड ऑफिस में लगाए जाएं। इसके बाद 10 दिन के भीतर लोग अपने दस्तावेज पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि लोग स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिए अधिकारी के सामने पेश हों। दस्तावेज पेश करने की सुविधा तहसील कार्यालय और पंचायत भवन में मिले। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकारी दस्तावेज प्राप्त करने या प्रभावित व्यक्ति की सुनवाई करने पर दस्तावेज प्राप्ति या सुनवाई का प्रमाण पत्र भी देंगे। सर्वोच्च अदालत, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची प्रकाशित करनी होगी। इसके साथ ही सुनवाई के लिए बुलाए गए मतदाताओं को पावती भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट बोलने से तो करना ही है, सुप्रीम कोर्ट आगे बोल देने से अच्छा रहता। आज बोल दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो है, हमारे ये अंचलिक पार्टी के सर्वभारतीय जो जनशक्ति जो है, पार्टी है अंचलिक लेकिन जनशक्ति है ऑल इंडिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का कुछ कुछ आदेश निर्देश उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, सब आदेश उन लोग को अच्छा नहीं लगता। इस बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। SIR से गुस्साए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कई जगह भाजपा द्वारा जमा किए जा रहे फॉर्म 7 को फाड़ने का आरोप लगा है। सोमवार को फॉर्म 7 जमा करने का आखिरी दिन था। आरोप है कि सुबह से ही मुर्शिदाबाद के लालबाग की तरह बनगांव, चुनचुड़ा, कल्याणी और आसनसोल सहित कई जिलों में जब भाजपा नेता और कार्यकर्ता फॉर्म 7 जमा करने गए तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर उन्हें फॉर्म जमा करने से रोका। सोमवार बंगाल में फॉर्म 7 जमा करने का अंतिम दिन था। जिले जिले में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जब फॉर्म 7 जमा करने के लिए SDO ऑफिस गए तो उनको TMC का गुस्से का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ममता सरकार पर हमलावर है। इस बीच भाजपा ने बेलडांगा में हुई अशांति को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले जब मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में अशांति की घटना हुई थी, तब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था।
सोमवार को बेलडांगा के मामले में भी इसी तरह के निर्देश की मांग करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के नेतृत्व वाली खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने मामला दायर करने की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर इलाके से एक गंभीर आरोप सामने आया है। नानूर निवासी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवक रिंटू पाल के कथित अपहरण और जबरन बयान दिलवाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि रिंटू पाल को अगवा कर तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी कार्यालय में ले जाया गया, जहां उनसे दबाव में कुछ पंक्तियां बुलवा कर कहलवाई गईं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महिला सुरक्षा की बदहाल तस्वीर सामने आई है। राज्य के पुरुलिया सदर थाने से नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की एक और घटना सामने आई है। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर फॉर्म 7 फाड़ने के आरोप कई जगह भाजपा द्वारा जमा किए जा रहे हैं। फॉर्म 7 को फाड़ने का आरोप, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो खबर थी, मुर्शिदाबाद के लालबाग, बनगांव, चुनचुड़ा, कल्याणी और आसनसोल सहित कई जिलों के फॉर्म फाड़े गए। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार पर भाजपा हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाए हैं और जानबूझकर संवैधानिक प्रक्रियाएं बाधित की जा रही हैं। ये बड़ा मामला जो है ये लगाया गया है। खुलेआम फॉर्म जमा करने से रोक रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। साथ ही आपको बता दें कि बेलडांगा में हुई अशांति को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया भारतीय जनता पार्टी ने। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में अशांति पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए थे। सोमवार को बेलडांगा के मामले में भी इसी तरह के निर्देश की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के नेतृत्व वाली खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने मामला दायर करने की अनुमति दे दी है और इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई की संभावना है। तो ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई सारे आरोप लगाए हैं। तो भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीईओ पश्चिम बंगाल के साफ निर्देशों के बावजूद कालना एसडीओ के ऑफिस से सामने आई तस्वीरें इस बात का साफ सबूत है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं को जानबूझकर कैसे रोका जा रहा है। अमित मालवीय ने लिखा कि ऐसी ही घटनाएं झारग्राम, कांठी, पुरुलिया और बारासात से भी सामने आई हैं, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल पुलिस की मदद से खुलेआम फॉर्म जमा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भाजपा नेता पी राजीव ने कर्नाटक के पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रियांक पर 15वें वित्त आयोग के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राजीव का दावा है कि कर्नाटक आरडीपीआर विभाग ने विशिष्ट ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित फंड को दूसरों को आवंटित किया, जिससे आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने हावेरी के हंगल तालुक में 25 पंचायतों को मनमाने ढंग से फंड आवंटित किया, जिससे उन्हें अनुचित लाभ हुआ। राजीव ने चेतावनी दी कि इस तरह के दुरुपयोग से भविष्य में केंद्रीय फंडिंग खतरे में पड़ सकती है और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। Before 4 months only, I have given all the documents what are all the misappropriation has been happened in Raibag Taluk, Belgaum district of Karnataka. Only one PDO has been suspended so far. No action has been taken against anybody, and whatever the amount they have misused, not yet recovered so far. It shows that the whole department, including the minister, they are the part of this corruption. और तेलंगाना के पूर्व मंत्री हरीश राव ने सिंगरेनी नैनी कोल ब्लॉक टेंडर्स को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में साइट विजिट सर्टिफिकेट के प्रावधान के पीछे एक साजिश रची गई है। हरीश राव ने कहा कि यदि इस मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए जाते हैं
तो वो अपने पास मौजूद सभी सबूत जांच एजेंसी को सौंपेंगे। उन्होंने दावा किया कि सिंगरेनी नैनी कोल ब्लॉक मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के बीच कथित तौर पर हिस्सेदारी को लेकर पंचायत चल रही है। पूर्व मंत्री के इन आरोपों के बाद सिंगरेनी नैनी कोल ब्लॉक टेंडर्स को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक नए साहित्य सम्मान की घोषणा के साथ ही विवादों में घिर गए हैं। भाजपा ने स्टालिन पर पुरस्कार के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल एम.के. स्टालिन ने गैर हिंदी भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य को सम्मानित करने के लिए सेमोजी लिटरेरी अवार्ड नाम से एक नया राष्ट्रीय स्तर का वार्षिक साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। यह पुरस्कार राज्य सरकार देगी। इस घोषणा के बाद स्टालिन पर हमलावर तमिलनाडु भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने कहा कि किसी भी तरह का साहित्यिक पुरस्कार देना गलत नहीं है, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि साहित्य अकादमी के पुरस्कार बंद हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने कई अकादमियों के साथ समझौते किए हैं और जल्द ही पुरस्कार घोषित किए जाएंगे। नारायणन तिरुपति ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री स्टालिन हर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की मानसिकता दिखा रहे हैं, जो एक मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं है। Let him give any awards. There is nothing wrong in giving a fresh new award to many people who are talented, but making this politically very bad is that is very bad, and it shows his ignorance. See, the central government has made an MOU with many academies like Sahitya Academy, and there is a process, and in the due process it will be announced after a good consultation, other things. That the central government has made it very, very clear. So it is as if the entire Sahitya Academy award is closed, and it is becoming a political event accused by Mr. Stalin is absolutely wrong. भारत दौरे पर आए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने टैरिफ मामले पर भारत को समर्थन देते हुए अमेरिकी नीति पर प्रतिक्रिया दी है। वैश्विक व्यापार में असंतुलन को लेकर अपनी चिंता जताते हुए सिकोर्स्की ने चयनात्मक टैरिफ से देश विदेश को निशाना बनाना अनुचित है, ऐसा कहा है, और ऐसे कदमों से दुनिया में व्यापक व्यापारिक उथल-पुथल पैदा हो सकती है। I also completely agree with you on the unfairness of selective targeting by tariffs, and we in Europe know something about that also, and we fear that this is progressing to a global trade turbulence. पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड दोनों ही देशों ने आतंकवाद का सामना किया है। Both of our countries condemn the crossing of international borders either by tanks or by terrorists. Both India and Poland are victims of transnational terrorists, and therefore we condemn it in the strongest terms. केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ग्रिड इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऊर्जा क्षेत्र में विनियमन से जुड़े मामलों को देखेगा। विद्युत मंत्री ने इस मौके पर कहा कि वर्ष 2024-25 में देश के सभी डिस्कॉम में कुल मिलाकर 2,700 करोड़ रुपए का मुनाफा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 से डिस्कॉम लगातार घाटे में चल रहे थे, लेकिन पिछले साल ये मुनाफे में आ गए, जो एक बड़ी उपलब्धि है। विद्युत मंत्री ने साथ ही कहा कि संसद के आगामी बजट सत्र में विद्युत अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। अब हमारे सब डिस्कॉम्स का मिला करके, हालांकि 50 के लगभग डिस्कॉम्स हैं, उसमें अभी भी कुछ घाटे में है, लेकिन ओवरऑल अब 2700 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जो पिछले साल यानी 23-24 में जो 25,000 करोड़ रुपए के घाटे में था। अभी हम अगले बजट सेशन में इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट ला रहे हैं। उस अमेंडमेंट में कुछ बंधन और हो जाएंगे उनके ऊपर, ताकि घाटे की ओर न बढ़ें, साथ साथ डिस्कॉम्स को पैसा पूरा मिलता रहे, और वो जो घाटे के जितने इश्यूज हैं उसमें एक प्रकार से सस्पेंडमेंट के माध्यम से ठीक करेंगे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सार्वजनिक उपयोगिता और रणनीतिक महत्व के प्रस्तावों पर विचार किया गया। प्रभावी निगरानी के लिए लागू नीति और प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई। इस बैठक में स्थायी समिति ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में और उसके आसपास स्थित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, रक्षा आवश्यकताओं और अवसंरचना विकास से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया। इन प्रस्तावों पर पारिस्थितिकी संवेदनशीलता, वैधानिक आवश्यकताओं और स्थानीय समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं पर विचार विमर्श किया गया। समिति ने जिन प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिता प्रस्तावों पर चर्चा की उनमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा, सड़कों का चौड़ीकरण, 4G मोबाइल टावर की स्थापना और ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल था। स्थायी समिति ने लद्दाख और सिक्किम में स्थित सीमावर्ती और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक अवसंरचना से संबंधित 17 रक्षा संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया। कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत भारत कौशल पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आज गुवाहाटी विश्वविद्यालय में शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने किया। पूर्वोत्तर के युवाओं की प्रतिभा और कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित ये क्षेत्रीय प्रतियोगिता 22 जनवरी तक चलेगी। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों से आए 162 प्रतिभागी 26 विभिन्न कौशल विधाओं में अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य पूर्वोत्तर के कुशल युवाओं को एक साझा मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धा के दौरान युवाओं को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अपने कौशल को और निखारने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में क्षेत्रीय स्तर पर चयनित विजेता राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जहां से शंघाई में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई कि पूर्वोत्तर के प्रतिभागी आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करेंगे। स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाने के लिए और स्किलिंग को डिग्निटी देने के लिए जो हमारे नया वर्कफोर्स है, जो इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स की हम बात करती है, उसे तैयार करने में लगातार सरकार की कोशिश है। लेकिन असल भागीदारी तब होती है जो बॉटम अप होती है। तो यूथ हैज़ टू लीड इट। उसी प्रक्रिया में आज एक बड़ा एस्पिरेशनल प्रोग्राम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का पहला स्किल कंपटीशन जो इंडिया स्किल में फीड करेगा और यहाँ से फिर इंडिया स्किल का कंपटीशन आने वाले महीनों में होने जा रहा है। इस साल शंघाई में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन है और भारत की टीम इन्हीं बच्चों में से चयन होगी। मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट के यंग लोग आगे आएंगे और आने वाले शंघाई ग्लोबल टूर्नामेंट में भी जीतेंगे। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से दोबारा मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए मुलाकात को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने लिखा कि अपने अच्छे दोस्तों से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। बैठक में हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विचारों का सार्थक आदान प्रदान हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो साझा कर बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में मेक इन इंडिया के तहत ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट की स्थापना तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक से परियोजना को गति मिल रही है और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौथी बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। प्रमुख अतिथियों में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश शामिल थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की भूमि रहा है। उन्होंने विधायिका को जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का सशक्त मंच बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति की ताकत है। विभिन्न मत और विचार लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। उन्होंने संसदीय संस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़ाने, सदन की
समय सीमा बढ़ाने, राज्य विधानसभाओं के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने और पीठासीन अधिकारियों के निष्पक्ष आचरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में असम पहली बार भाग ले रहा है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए दावोस पहुंचे असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को यह संदेश देना है कि असम एक उभरता हुआ राज्य और उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में देखा जाना चाहिए। For the first time, we are here. We want to send a message that Assam is now a emerging state, emerging economy. So when you are thinking of investing in India, you can consider Assam as one of the destination. Assam is now officially we are the fastest growing state in the country. Assam will be able to give a good platform for investment. So that will be our message, that come and explore Assam. साथ ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान होने वाले सभी समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी और न्यू एनर्जी पर केंद्रित होंगे। This visit, our entire MOU will be focused on green energy and new energy. So we are other kind of investment we can sign in India also, or that's a routine exercise. But here, the palm storage project, which Assam provides a unique opportunity, so that is one area. So conversion of bamboo to methanol, that is another area. I think we are going to sign MOU almost close to 1 lakh crore in this during my stay in Davos. अपने स्विट्जरलैंड दौरे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ज़्यूरिख में सॉवरेन जेन एआई पहलों पर चर्चा करने के लिए इरोज इनोवेशन के अधिकारियों से मुलाकात की। इनमें एक जेन एआई मॉडल, एक कंटेंट सुपर ऐप, एकेडमिक इंटीग्रेशन, एक एआई पावर्ड फिल्म सिटी, वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो, एक एआई क्रिएटिव टेक हब और वर्चुअल रियलिटी टूरिज्म पहल डिस्कवर आंध्र प्रदेश 360 शामिल है। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा कि सरकार आंध्र प्रदेश को एआई संचालित क्रिएटिव कंपनियों के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन प्रयासों का लक्ष्य आंध्र प्रदेश को एआई और डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी में सबसे आगे लाना और युवाओं के लिए सार्थक अवसर पैदा करना है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच भारत की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो उसके पिछले अनुमान से 0.7% अंक अधिक है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सिर्फ 3.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, वहीं भारत की ग्रोथ यानी कि भारत का विकास इससे दुगने से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। चीन के लिए 2025 में वृद्धि दर 5% आंकी गई, जबकि उभरती अर्थव्यवस्था की औसत रफ्तार 4% के आसपास रहने की संभावना है। महंगाई के मोर्चे पर भी भारत को राहत मिलती दिख रही है। खाद्य कीमतों में भी नरमी से मुद्रास्फीति की RBI के 4% के लक्ष्य के करीब रहने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अनुमान जताया है कि 2025-26 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रह सकती है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 6.5% थी। मूडीज के मुताबिक मजबूत आर्थिक विकास से लोगों की औसत आय बढ़ेगी और बीमा की मांग में भी तेजी आएगी। डिजिटलीकरण, टैक्स सुधार, सरकारी बीमा क्षेत्र में प्रस्तावित बदलावों में से बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय लगातार बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल से नवंबर के बीच कुल बीमा प्रीमियम आय 17% बढ़कर 10.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 14% और जीवन बीमा के नए कारोबार में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मूडीज का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बीमा उत्पाद आम लोगों के लिए ज्यादा आसान हुए हैं। साथ ही सरकारी बीमा कंपनियों के विलय, निजीकरण और FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किए जाने से इस सेक्टर को और मजबूती मिलेगी।
भारत ने वित्त वर्ष 2025 में 47 अरब डॉलर यानी लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट दर्ज किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। 30 अरब डॉलर पीएलआई स्कीम से होने वाले स्मार्टफोन एक्सपोर्ट से आया। भारत के शीर्ष 10 एक्सपोर्ट कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर रहा। यह सेक्टर अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बन गया, जो 5 साल पहले 7वें स्थान पर था। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण स्मार्टफोन है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का राजस्व 16,788 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि कर पश्चात लाभ बढ़कर 5,325 करोड़ हो गया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राजस्व और लाभप्रदता के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। नैल्को प्रमुख क्षमता विस्तार परियोजनाओं में निवेश कर रही है। इनमें पोटांगी बॉक्साइट खदानें, दमनजोड़ी में 5वीं स्ट्रीम एल्यूमिना रिफाइनरी, अंगुल में एल्यूमिनियम स्मेल्टर का ब्राउनफील्ड विस्तार और एक नया कैप्टिव पावर प्लांट शामिल है। मार्च 2025 में नैल्को का शेयर मूल्य 177.55 था, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 373.40 हो गया। इस अवधि में शेयर में लगभग 110% की वृद्धि दर्ज की गई है। आईटीबीपी मुख्यालय में आयोजित एक औपचारिक समारोह में आईपीएस शत्रुजीत कपूर ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने यह पदभार मौजूदा आईटीबीपी प्रमुख प्रवीण कुमार से ग्रहण किया, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस विशिष्ट बल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शत्रुजीत कपूर ने अपने मूल कैडर हरियाणा में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इनमें पुलिस महानिदेशक और राज्य पुलिस बल के प्रमुख, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक, सीआईडी प्रमुख तथा राज्य अपराध शाखा के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण दायित्व शामिल हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा किया। उनके आगमन पर सेना, नौसेना और वायुसेना विंग के एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कैडेट्स को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने अपने एनसीसी कैडेट्स के दिनों को याद किया और गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चयनित होने पर सभी कैडेट्स को बधाई दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागरिक सुरक्षा प्रयासों में लगभग 72,000 एनसीसी कैडेट्स के योगदान की विशेष सराहना भी की। साथ ही ड्रोन संचालन और साइबर जागरूकता जैसी नई और नवाचारी प्रशिक्षण पहलों की भी प्रशंसा की। देश की 77वीं गणतंत्र दिवस परेड को ऐतिहासिक और सर्वसमावेशी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खास पहल की है। 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े करीब 10,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इन अतिथियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, पैरा चैंपियन, ओलंपियाड विजेता छात्र, वीर गाथा और राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता के विजेता शामिल होंगे। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, फसल बीमा योजना के लाभार्थी, एफपीओ और पीएसीएस के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह, स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े लाभार्थी भी परेड का हिस्सा बनेंगे। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से इसरो, डीआरडीओ, गगनयान, चंद्रयान, सेमिकॉन इंडिया और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों और नवाचार से जुड़े उद्यमियों को भी आमंत्रण दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य जमीन पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मान देना और राष्ट्रीय आयोजनों में जनभागीदारी को और मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में आदिंगपार कुमेरादी क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपाकर रखे गए 82 नग बीजीएल यानी बम ग्रेनेड लॉन्चर सेल बरामद किए। नक्सलियों ने इन बीजीएल सेल को सुरक्षा बलों को निशाने पर बनाने के उद्देश्य से
जंगल में छिपा कर रखा था। समय पर बरामदगी से किसी बड़े हमले की आशंका टल गई, जिससे सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को भारी नुकसान हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 4 महिला माओवादियों सहित कुल 6 माओवादी मारे गए। मौके से स्वचालित हथियार, विस्फोटक सामग्री और कई अन्य माओवादी सामान बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी इलाके में नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई। मुठभेड़ के बाद तलाशी में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के इंचार्ज DVCM दिलीप बैंडजा, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, सहित कुल 6 माओवादी कैडर्स के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान 2 AK-47 राइफल, 1 इंच राइफल, 2.303 राइफल और 1 कार्बाइन सहित कुल 6 ग्रेडेड हथियार बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मारे गए माओवादियों पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था। क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान जारी है। थाना भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के जो जंगल इलाके हैं, जो पटलम का जंगल जो बोलते हैं, उस पे हमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी के दिलीप पेड़जा और राहुल तेलम और उनकी टीम का सूचना मिला था। सेम टीमें इसमें ऑपरेशन पर निकली थी और ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार, जिसमें 2 AK-47, 1 इंसास, 2 303, 1 कार्बाइन, BGL लॉन्चर एवं अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में कुछ कैश भी बरामद किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से तत्काल अनुरोध प्राप्त होने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने सोमवार को लक्षद्वीप से एक महिला को त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों के अनुसार डॉनियर विमान के माध्यम से आज लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप से 63 वर्षीय मरीज को सफलतापूर्वक और तेजी से मेडिकल एयरलिफ्ट किया गया। कोच्चि से भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लक्षद्वीप प्रशासन के साथ निर्बाध समन्वय में निष्पादित ये मिशन द्वीपों में नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के लिए अड़े हुए हैं और उन्होंने विरोध करने वाले यूरोपीय देशों को टैरिफ का डर भी दिखा दिया है, तो वहीं यूरोपीय देश भी अब इस मामले को लेकर सख्त हो गए हैं। यूरोप ने ट्रंप को जवाब देने के लिए अपना बजूका हथियार मैदान में उतार दिया है। आइए आपको ग्रीनलैंड मामले पर ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करने का भी प्रयास हम करेंगे, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। पहले खरीदने की पेशकश, फिर सैन्य कार्रवाई की धमकी और अब टैरिफ का डंडा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी हितों के विस्तार की एक नई क्रोनोलॉजी पेश की है। ग्रीनलैंड को जबरन हासिल करने की मुहिम हर बीतते दिन के साथ यूरोप के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही है, लेकिन अब यूरोपीय संघ ने उसी भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। यानी पूरा यूरोप एकजुट होकर ग्रीनलैंड टैरिफ पर कड़ी कार्रवाई के लिए कमर कस चुका है। यूरोपीय देशों की ब्रुसेल्स में हुई आपातकालीन बैठक में जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों ने निंदा प्रस्ताव लाकर ट्रंप की धमकियों को ब्लैकमेल करार दिया। इतना ही नहीं, EU अपना सबसे शक्तिशाली हथियार ट्रेड बाजुका के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये पहली बार होगा जब EU अपने एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रेड बाजुका को लागू करने पर विचार करेगा। एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट को लागू करने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोपीय सहयोगियों को एकजुट कर रहे हैं। ACI के तहत EU अमेरिका पर प्रतिशोधी टैरिफ, यूरोपीय सिंगल मार्केट में अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सीमित करना और अमेरिकी कंपनियों को EU के बड़े ठेके लेने से रोकना जैसे कदम शामिल हैं, जिसका मकसद ये बताना है कि EU अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम है। ट्रेड बाजुका सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं होता, बल्कि निर्यात नियंत्रण और अतिरिक्त प्रतिबंध भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। बदलते समीकरण के बीच EU ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ करीब 93 अरब यूरो
यानी लगभग 107.6 अरब डॉलर के टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। टैरिफ दबाव के आगे जर्मनी थोड़ा नरम पड़ा है, इसलिए उसने ग्रीनलैंड से अपने सैनिकों को 44 घंटे के भीतर ही वापस बुला लिया है। हालांकि यूरोप की एकजुटता से डोनाल्ड ट्रंप को रत्ती भर भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क इस दिशा में कुछ भी करने में नाकाम रहा है। ग्रीनलैंड बेहद कम आबादी वाला डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक स्थिति के चलते काफी अहम माना जाता है। अमेरिका पिछले 150 साल से ग्रीनलैंड को खरीदने की जुगत में है और इस बार ट्रंप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर हर हालत में अमेरिका में ग्रीनलैंड को मिला लेना चाहते हैं। दरअसल अन्य देशों की जमीन को लेकर अमेरिका का इतिहास काफी पुराना है। अलास्का और हवाई जैसे ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अमेरिका ने या तो बलपूर्वक या फिर पैसे देकर अपना शासन स्थापित किया। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।